नमस्कार आप सबको। आज बम्बई में ज़ोरदार वर्षा हो रही है। अंधेरा छाया हुआ है काफ़ी कुछ, इसलिए हो सकता है कि जो मेरी पिक्चर है वो ठीक से न दिख रही हो। सबसे पहले सुनील रातौरी जी उपस्थित हो गए हैं, मनदीप शुक्ला जी आ गई, अदिति त्रिपाठी, विकास चौधरी, प्रदीप जी, योगेश महाजन जी, मुकम्बिका रचना जी, योगेश जी, मुकम्बिका रचना, नीलम शुक्ला जी, पंकज शुक्ला, राजेश शर्मा, राहुल रघुवंशी, आर सिंह, कमल मीना, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, इस तरीके से सुकुमार जोशी, संगमित्रा जी, विकास चौधरी जी, उषा तभानी जी। तो हमारे चिकित्सक बिल्कुल समय से उपलब्ध हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। कल हम लोगों ने हाइपरनेट्रीमिया के बारे में, सोडियम की अधिक मात्रा शरीर में हो जाए तो क्या लक्षण होंगे और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। आज श्वेत कुष्ठ ल्यूकोडर्मा, जिसको हम विटिलिगो कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर उषा तभानी ने पूछा है, 22 वर्ष का पेशेंट है, उसको फीवर आ रहा है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, लूज मोशन भी हो रहे हैं 2-3 दिन से, विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, यूटीआई इन्फेक्शन भी है। तो इसमें निश्चित रूप से कई प्रकार की बीमारियां एक साथ हैं, ऐसा इसमें प्रतीत होता है। सबसे पहले लूज मोशन हो रहे हैं, इसको पहले रोकें। इसके लिए गंगाधर चूर्ण या लघु गंगाधर चूर्ण, लाई चूर्ण आदि का प्रयोग करके पहले लूज मोशन रोकें। लूज मोशन रुक जाएंगे तो हो सकता है एब्डोमिनल पेन भी ख़त्म हो जाए। फिर भी यदि एब्डोमिनल पेन बना रहे तो ऐसी अवस्था में शूल गज केसरी 125 मिलीग्राम दिन में 2-3 बार दीजिए, इससे आराम होगा। मोशन कम होगा तो हेडेक भी थोड़ा कम हो सकता है। फीवर यदि है तो संजीवनी बटी दीजिए, 2-2 गोली दिन में 2 बार। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए चंद्रप्रभा बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। साथ में वरुणादि क्वाथ या तृणपंचमूल क्वाथ का सेवन बार बार कराएं। तो ऐसा सिम्टम देख करके रोगी का ट्रीटमेंट करें। अगर विडाल पॉजिटिव है तो टाइफाइड है ये मान के चलें, तो टाइफाइड के लिए सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, त्रिभुवन की रस 125 मिलीग्राम, कोदंती 250 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। संजीवनी बटी जरूर आप इसमें दें। सुदर्शन खंड बटी का सेवन भी आप पेशेंट में करा सकते हैं। यूट्यूब से राणा भट्टाचार्य का प्रश्न है। उन्होंने ये पूछा है कि शिग्रू और गिलोय क्या डायबिटीज़ 1 में लाभप्रद होते हैं? तो मेरी नज़र में या मेरे संज्ञान में नहीं है कि शिग्रू और गिलोय डायबिटीज़ 1 टाइप में लाभ करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रमाण हो, कहीं रेफरेंस हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे जानकारी में इनका कोई रोल डायबिटीज़ 1 में नहीं होता है। डॉक्टर विनोद पटेल, उन्होंने पूछा है, एक 3 महीने का बालक है, बेबी है, उसको स्पाइनल बाइफाइडा नामक रोग हो गया है। स्पाइनल बाइफाइडा नामक रोग हो गया है। पहले ये समझ लें ये क्या है। स्पाइनल बाइफाइडा यह एक प्रकार का जन्मजात रोग है, जिसको जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं। इसमें स्पाइनल कार्ड का जितना विकास होना चाहिए प्रॉपरली वो नहीं होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और कभी कभी इसके कारण लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हो सकता है।
लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन ये बच्चा है, लर्निंग क्या कर पाएगा, लेकिन पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। ये निश्चित रूप से असाध्य व्याधि है, पर इसमें चूँकि बच्चा है अभी, तो वह अभ्यंग अश्वगंधा बला तैल से करें। अभी 3 महीने का है तो अब षष्टिकशाली से तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन अश्वगंधा बला तैल से मालिश करें। औषधियों में कुमार कल्याण रस 30 मिलीग्राम और बाल रोगांतक रस 30 मिलीग्राम, ये दोनों मिला करके और शहद के साथ सेवन कराएं। इससे रोगी को निश्चित कुछ न कुछ तो आराम प्राप्त होगा। मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, इन्होंने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में पूछा है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ये उनका पेशेंट है, नॉन डायबिटिक है, डायबिटीज़ नहीं है। तो पहले आप मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में समझ लें। यह एक किडनी डिसीज़ है। किडनी के जो ग्लोमेरुलाई सेल हैं, जिनसे छनने की प्रक्रिया होती है, वो इफेक्ट हो जाते हैं, और ये मुख्य कारण है इसका इम्यून सिस्टम यदि विपरीत कार्य करने लगता है, तब जो ग्लोमेरुलाई सेल्स हैं किडनी के, जिनसे छनने की प्रक्रिया होती है, वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, जिससे छनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ग्लोमेरुलाई सेल्स जो हैं, जैसा मैंने बताया, छनने की प्रक्रिया करते हैं। इसी जब विकृति हो जाती है तो उसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कहा जाता है। इसमें निश्चित रूप से अन्य जैसे सीरम क्रिएटिनिन ये भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। ऐसी अवस्था में तृणपंचमूल क्वाथ का काढ़ा तैयार कर लें 300 ml। उचित होगा कि वर्णादि क्वाथ भी मिला लें, 50-50 ग्राम दोनों मिला के 300 ml काढ़ा बना लें, और इसके द्वारा निरूह अवस्थिति में इसमें यवक्षार 10 ग्राम, गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml मिला करके वस्ती देवें, तो इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पुनर्नवा, गोक्षोर और ककड़ी बीज, पुनर्नवा, गोक्षोर और ककड़ी बीज, इनका यौकूट चूर्ण करके और इसका काढ़े का सेवन आप कराएं। चूर्ण का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी, गोक्षोर आदि गुल आदि का भी सेवन इसमें लाभप्रद होगा। डॉक्टर विजय सैनी, इन्होंने फूड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। फूड पॉइजनिंग ये अक्सर हो जाती है, ये ड्यू टू इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या खाना दूषित हो उसको खाने से भी फूड पॉइजनिंग होती है। सामूहिक खाना बनता है और उस दौरान यदि कुछ बनाते समय छिपकली या और अन्य कोई चीज़, काकरोच आदि आ जाए, तो इसके कारण भी फूड पॉइजनिंग, सामूहिक रूप से फूड पॉइजनिंग मिलती है। इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण होते हैं उसमें एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, वोमिटिंग, फीवर, ठंडी लग के बुखार आना और फटीग अर्थात थकावट, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर उल्टी हो रही हो तो उल्टी होने दें, नहीं तो लवणोदक सरसब से मिलाकर, सरसब डाल करके गर्म पानी और नमक का मिश्रण तैयार करके आकंठ पिला के वमन करा दें। इससे बड़ा अच्छा आराम मिलता है। दूसरा, उपवास कराएं, लघु आहार देवें, इसलिए अपने आप ही ये ठीक हो जाता है। इसकी कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, लाक्षणिक चिकित्सा है। वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग की चिकित्सा, डायरिया हो रहा है डायरिया, एब्डोमिनल पेन होता है एब्डोमिनल पेन की चिकित्सा करना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया वही है कि उसको उपवास करें, लंघन करा दें,
लंघन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ ना देवें। आप मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया आदि दे सकते हैं। ऐसा आहार विहार देवें जो लघु हो, पाचन में सुपाच्य हो। ये आप ध्यान दें और लक्षण चिकित्सा इसमें आपको करना चाहिए। आपने एक और प्रश्न पूछा है, ज्वर योग मैंने बताया था एक, कि शर्करा लेकर के एक पात्र में और इतना अर्क दुग्ध मिलाएं कि शर्करा डूब जाए और फिर उसको सुखा के चूर्ण बना लें बारीक। और ये माइग्रेन में, तीव्र ज्वर की अवस्था में बहुत ही उपयोगी, एंटीपायरेटिक के रूप में बहुत ही उपयोगी है। आपने पूछा शर्करा कौन सी लें, तो शर्करा बहुत मोटे दाने की ना हो, पतले दाने की शर्करा हो, ऐसी शर्करा लें और इसमें पूर्णतः डूब जाने तक अर्क दुग्ध डालें और फिर अच्छी तरह सुखा लें। रात भर रखा रहने दें, दूसरे दिन उसको सुखा लें। सुखाने के बाद इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। शक्कर एंटीडोट के रूप में काम करता है। अर्क में जो विषैला तत्व नष्ट हो जाता है और ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, इसका आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं। कृष्णा नायक जी ने हिर्स्यूटिज्म को आयुर्वेद में कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा है। इस व्याधि में अनवांटेड हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न के हेयर ग्रोथ स्त्रियों में, दाढ़ी में हो जाता है और इसी को हम हिर्स्यूटिज्म कहा जाता है। ये हार्मोनल डिफेक्ट है। इसमें सही अगर अच्छी तरह चिकित्सा करना है तो आप शोधन कराइए, वमन, विरेचन और वस्ती। वमन, विरेचन और वस्ती कराने के पश्चात रसायन औषधियों का सेवन कराएं। इसके अलावा इसमें ताम्र भस्म 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम और हरिद्रा 5 ग्राम, यह योग लगातार 3 महीने तक देवें। ताम्र भस्म 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, हरिद्रा चूर्ण जो है 5 ग्राम, ये दिन में 2 बार शहद के साथ या गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। ये बड़ा लाभप्रद योग है। इसके अलावा कांचनादि बटी, कांचनादि गुगुलू 2 दिन में 2 बार, त्रिफला और पिपली चूर्ण, त्रिफला 5 ग्राम, पिपली चूर्ण 5 ग्राम, ये भी इसके लिए उपयोगी चिकित्सा है। लेकिन ये धैर्य करके ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तुरंत लाभ नहीं प्राप्त होता। लगभग 3-4 महीना आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। शोधन कराने से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो निश्चित रूप से ठीक होता है। साथ में कुमारी आसो 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। डॉक्टर रूपाली देशमुख, इन्होंने न्यूरोलजिया पेन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। न्यूरोलजिया पेन ये किसी नर्व में हो सकता है, कहीं भी पेन हो सकता है। पेन बड़ा सूदिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन युक्त और अच्छी, जो सूदिंग जिसको इफेक्ट कहते हैं, वैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। ये किसी भी, मैंने बताया, किसी भी नर्व में इस प्रकार तकलीफ हो सकती है। इसके बहुत प्रकार हो सकते हैं, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बहुत फेमस ट्रीटमेंट है और फेमस चिकित्सा पेशेंट वो भी है। इससे तुलना, अर्धित से भी तुलना इसकी की जाती है। लेकिन ट्राइजेमिनल जैसे नाम से स्पष्ट है, 3 नर्व्स इसमें इफेक्टेड होती हैं। ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया, सिरा दर्द होता है, में सिराशूल होता है। ग्लासोफेरिंजियल न्यूरोलजिया, ग्लासोफेरिंजियल, इसमें निगलने में परेशानी और वेदना भी साथ साथ होती है। निश्चित रूप से इसमें नर्व से संबंधित आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया, मैं खास तौर से ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के बारे में मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वात कुलांतक 125 मिलीग्राम और मुक्ता प्रोआल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं ब्राह्मी अवले के साथ
आप सेवन कराएं। इससे निश्चित 100% पेशेंट में आराम प्राप्त होता है। यही लगभग ऑक्सीपिटल है तो उसमें शरासूल बजड़ी और जोड़ दीजिए। योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वातकुलांत 125 और शरासूल बजड़ी रस 250 मिलीग्राम। ये दिन में 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन आप कराएं। साथ में टैबलेट नियो, पल्सी न्यूरॉन, अश्वगंधा, केवांच बीज, इनका प्रयोग जरूर कराएं। और शुद्ध शिलाजीत, ये नर्वस डिसऑर्डर्स में बहुत ही उपयोगी है। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम आधे कप दूध में घोल करके आप इसको पिलाएं। ये निश्चित रूप से आपको न्यूरल्जिया में, चाहे वो ट्राइजेमिनल हो, चाहे ऑक्सीपिटल हो, ग्लासोफेरिंजियल हो, सभी में लाभप्रद होगा। इसके अलावा इसमें नस्य कर्म भी कराएं। इंद्रिय वर्धक तैल से या ज्योतिषमती ऑयल से, मालकंगली ऑयल से 4-4 बूंद सुबह और शाम को नस्य देवें। इससे भी रोगी को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। शिरा तर्पण भी इसमें लाभप्रद होगा। शिरोअभ्यंग या पिचुधारण या शिरोधारा या शिरोबस्ती, इनमें से कोई भी जो आपके पास साधन उपलब्ध हो उसका आप प्रयोग इसमें करें। इसमें निश्चित लाभ होगा। डॉक्टर तृप्ति सहगल, इन्होंने ट्रेमर्स इन पार्किंसंस, तो पार्किंसंस का एक सिम्टम है ट्रेमर्स। जैसा आप जानते हैं ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सेल्स की व्याधि है। बेसल गैंग्लिया और सबस्टेंशिया नाइग्रा, इसमें विकृति हो जाने से पार्किंसन नामक डिसऑर्डर होता है और ये क्षयजन्य व्याधि है। इसमें शोधन बिल्कुल नहीं कराना है। इसमें सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग स्वेद, सष्टिकशाली स्वेद, इसमें सबसे लाभप्रद चिकित्सा है सष्टिकशाली स्वेद। आपको पता ही है 60 दिन में पैदा होने वाला चावल, लाल चावल, इसका प्रयोग करते हैं। काढ़ा बनाते हैं अश्वगंधा, भला मूल और शतावरी, तीनों मिल जाए तो अच्छा, 2 मिले तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इनका काढ़ा बना लीजिए 400 ml और 400 ml दूध मिला दीजिए, 800 ml हो गया। 700 ml में आप 100 ग्राम लाल चावल, जिसको साली चावल कहते हैं, उसको पका लीजिए विधिवत। अच्छी तरह जब पक जाए वो हाथों से अच्छा मसल लीजिए और उसकी पोटली बना करके, और जो 100 ml आपने बचाया है उसको धीमी आंच में गर्म करिए और उसमें डुबो करके पूरे शरीर में अभ्यंग करना है जब तक कि वो अन्न बाहर न निकल जाए तब तक। अब सष्टिकशाली स्वेद के पहले वाह्य अभ्यंग जरूर करना चाहिए। अश्वगंधा बला तैल से, चंदनारी तैल से, लाक्षारी तैल से, महामास तैल से, ब्रह्मण तैल से अभ्यंग करने के पश्चात फिर सष्टिकशाली स्वेद करना चाहिए। 20 दिन का कोर्स कम से कम है। साथ में मात्रावस्ती 30 ml, अश्वगंधा बलादि तैल ज़्यादा उचित होगा, 30 ml की अनुवासन वस्ती देवें। साथ में नस्य कर्म आप 11-11 दिन के कोर्स देवें। जब नस्य कर्म कराएं तो शिरोधारा न कराएं, तो 11 दिन नस्य, फिर 11 दिन शिरोधारा, इस प्रकार से क्रमशः 5-6 महीना आप ट्रीटमेंट देवें तो पेशेंट में निश्चित रूप से लाभ होता है। क्योर करने की गारंटी आप पेशेंट को न दें, लेकिन आराम जरूर होता है। साथ में अश्वगंधा और केवांच बीज, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम केवांच बीज दोनों मिला लें। 1 चम्मच सुबह शाम को दूध के साथ सेवन कराएं। भीमसेनी कपूर 500 मिलीग्राम लेकर के 1 चम्मच घृत में मिला करके दिन में 2 बार सेवन कराएं। इससे ट्रेमर्स तत्काल बंद हो जाते हैं, थोड़ा लगातार आपको देना पड़ेगा। तो सर्वांग धारा, जिसको हम परिचल धारा कहते हैं, वो कराएं। सष्टिकशाली श्वेत, नस्य कर्म, शिरोधारा और मात्रावस्ती, ये जो ब्राह्मण चिकित्सा है ये पार्किंसंस में कराई जाती है। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि यदि पेशेंट 6 महीने का ग्रसित हो, 6 महीने से और आ जाए तो ये बिल्कुल क्योर हो सकता है। लेकिन जब क्रोनिक हो जाता है तो फिर ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। पेशेंट को आप पूर्णतः आराम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ट्रेमर्स आदि जो है पेशेंट में बंद हो जाते हैं। निर्मला स्वाल, आई पफिनेस,
इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, उच्च रक्तचाप का पेशेंट है, उसको पफीनेस हो जाता है, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, क्या हम चिकित्सा कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से नमक का परहेज एकदम से करा दें, नमक न लेवे। क्षार अगर कोई ले रहे हो, क्षार न लेवें। और निश्चित रूप से पफीनेस है, इसके माने जो मूत्र जितना निकलना चाहिए शरीर से वो नहीं निकल पा रहा है, तो डायूरेटिक मेडिसिन आपको यहाँ पर गोक्षुर चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण, शंखपुष्पी और सर्पगंधा चूर्ण। गोक्षुर चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण, शंखपुष्पी और सर्पगंधा, ये बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें और इसकी आधा चम्मच दिन में 3 या 4 बार देवें। और साथ साथ में डेली ब्लड प्रेशर का परीक्षण भी करें। और धीरे धीरे एलोपैथी की मेडिसिन यदि छोड़ सकता है तो अच्छा है। और इसके लिए विरेचन करा दें। अगर विरेचन कराते हैं तो पफीनेस में भी आराम होगा और हाइपरटेंशन में भी आराम होगा। अभ्यंतर स्नेह पान करके विधिवत जो क्लासिकल विरेचन कर्म है वैसा कराएं तो निश्चित रूप से पफीनेस भी ठीक होगा और हाइपरटेंशन भी पेशेंट में ठीक होगा। डॉक्टर अनिल गहलोत, इन्होंने यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए चिकित्सा पूछी है। यूरिक एसिड ये प्रोटीन का बायो प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है और वो पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। नहीं तो ब्लड में भी यूरिक एसिड आपको बढ़ा हुआ प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में प्रोटीनस सब्सटेंस बिल्कुल त्याग दें। साथ में इसमें विरेचन पहले करा दें। विरेचन कराने से स्रोतो शुद्धि होगी, दीपन पाचन भी होगा। संसर्जन कर्म करने के पश्चात फिर पंचकोल क्वाथ का निरंतर सेवन कराएं, करीब 1-1.5 महीना। पंचकोल क्वाथ से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यूरिक एसिड में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कैशोर गुग्गुलू, अमृतादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं, ये भी लाभप्रद चिकित्सा है। इसके अलावा आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ये दोनों मिला करके पुड़िया बना लें और दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं तो निश्चित रूप से यूरिक एसिड इसमें कम होगा। सिंहनाथ गुग्गुलू, महायोगराज गुग्गुलू भी इसमें लाभप्रद होता है, लेकिन विरेचन जरूर कराएं। अगर विरेचन नहीं करा पाते हैं तो नित्य दिन प्रातःकाल प्रतिदिन 20 ml कैस्टर ऑयल गर्म दुग्ध के साथ सेवन कराएं या गर्म पानी के साथ सेवन कराएं प्रतिदिन। तो इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा रोगी में कम हो जाएगी। प्रोटीनस सब्सटेंस नहीं देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से कुछ जो प्रश्न मेरे समक्ष उपस्थित हुए, मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है आपको ठीक लगा होगा। इस कार्यक्रम में जो उपस्थित है हमारे सामने वह है ज्योतिबाला डामोर, जो कि MD पंचकर्म से हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं पिपलानी में, राजस्थान में। बहुत योग्य चिकित्सक हैं और अपने सब्जेक्ट के प्रकांड विद्वान भी हैं। डॉक्टर मोबिन मुल्ला, डॉक्टर संदीप शुक्ला, KN गंगवार जी, लवलीन कश्यप जी, परेश मन्या जी, अनूप जी, विकेश महाजन जी, कुश गौड़ जी, संजीव कुमार जी, सुनील रातौरी जी, राकेश कुमार जी, आर्य विश्वकर्मा, पवन जोगी जी, पंकज शुक्ला जी, आशुतोष कुमार जी, लीलाधर साहू, आरोग्य आयुर्वेद, शिल्पा पालस्कर, भूक्यादि रवि, भानु प्रताप सिंह जी, सविता पटेल, आशा तंदेल, विनेश्वरी श्रीवास्तव, मनोरंजन साहू, विनोद पटेल, रेखा वर्मा, शुभम S पमार, साम्या गुप्ता, आनंद आयुर्वेद, प्रशांत जी, वंदना पाठक जी,
नीलम शुक्ला जी, अदिति त्रिपाठी जी, अरुण शर्मा, रीना शर्मा, तृप्ति सिंघल, अर्चना वर्मा, मनीष खरे, भारत ठोक, मुडक्कल वासु, गौरव पारधी आदि सभी चिकित्सक हमेशा की तरह कार्यक्रम को संज्ञान लेते हैं, सुनते हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरह आप विषय को बढ़ाने के लिए नित्य प्रतिदिन अध्ययन अध्यापन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन होते हैं, अध्ययन, अध्यापन और संभाषा परिषद। तो एक तरीके से संभाषा परिषद ही है। आइए आज शुद्ध पर ल्यूकोडर्मा पर चर्चा करेंगे। यहाँ 2 शब्द का प्रयोग हो रहा है, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो। ल्यूकोडर्मा माने क्या होता है? ल्यूको माने होता है व्हाइट, डर्मा माने त्वचा। ऐसी व्याधि जिसमें त्वचा व्हाइट हो जाए उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। और ख़ास तौर से ये जल जाने के बाद या वुंड से हील हो जाने के बाद जो स्कार बनता है व्हाइट, उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं और यह असाध्य श्रेणी में आता है। और जो विटिलिगो है वो एक्चुअली व्याधि है, ये साध्य भी है असाध्य भी है। तो विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में सामान्यतः ये अंतर है। सामान्यतः हम लोग ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो एक ही मान के चलते हैं। कुष्ठ के अंदर इसका वर्णन है, लेकिन जो महाकुष्ठ है वो इन्फेक्शियस हो सकता है, लेकिन श्वेत कुष्ठ इन्फेक्शियस नहीं होता। लेकिन समाज में इसको बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए ये मानसिक रूप से कष्ट देने वाली व्याधि है। इस वजह से इसकी चिकित्सा तत्काल करना चाहिए। ऐसा कहा है, शीघ्र चिकित्सा करें। अगर शीघ्र चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। हमारे देश में लगभग 5 से 8% लोग विटिलिगो से ग्रसित हैं। अधिकतर पेशेंट आपको गुजरात, राजस्थान में लगभग 10% लोग इस व्याधि से ग्रसित हैं। क्योंकि कारणों का हम जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ विरुद्ध आहार सेवन करना एक प्रमुख कारण है श्वेत कुष्ठ की उत्पत्ति में। और इन प्रदेशों में विरुद्ध आहार का सेवन, जैसे खिचड़ी और दूध, खिचड़ी में नमक रहता है, नमक और दूध बिल्कुल विरुद्ध है, उसका सेवन करते हैं। दूसरा, गुड़, शक्कर या नमक दोनों मिला करके चटनी बनाते हैं, दाल में डालते हैं, कई ऐसे चीज़ बनाते हैं जो विरुद्ध आहार विहार होता है। और इस वजह से संभवतः इन प्रदेशों में श्वेत कुष्ठ की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ये एक प्रकार से रंजक पित्त की व्याधि है, जिसको मेलेनिन कहते हैं। मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स होते हैं जो कि त्वचा में रंग को प्रदान करते हैं। और जब विरुद्ध आहार का सेवन किया जाता है लगातार, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से तमाम प्रकार के टॉक्सिन्स, आम की उत्पत्ति होती है और यह आम इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है, इम्यूनोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। और इसकी वजह से जो मेलेनिन सेल्स हैं, मेलेनोसाइट सेल्स हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से रंजन क्रिया प्रभावित होती है, जिसकी वजह से विटिलिगो की उत्पत्ति होती है। यह त्वचा की चतुर्थ स्तर, जिसको ताम्रा कहते हैं, ताम्रा की विकृति से ही विटिलिगो की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा आघात, व्रण, जल जाने से जो श्वेत व्रण होता है, जैसा मैंने बताया, उसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। और इसके कारणों पर यदि विचार करें तो जो कुष्ठ के कारण हैं वही कारण श्वेत कुष्ठ के भी हैं। हालांकि श्वेत कुष्ठ के लिए विशेष कारण भी बताए हैं, लेकिन जो सामान्य कारण हैं उसमें सबसे पहला विरोधी आहार विहार।
रोधीन अन्नपानानि द्रव स्निग्ध गुरूण च भजताम गताम छर्दि वेगश्चान्यान्य प्रगताम व्यायामवति संतामवति भुक्तोपनिषेविणाम शीतोषलंघन आहारान क्रम मुक्ता निषेविणाम घर्म श्रम भयार्दितानाम द्रुतम सीतांबु सेवनाम अजीर्णाध्यसनाश्चैव पंचकर्मापिचारणाम नवान्य दधिमत्स्याम लवणाम निषेविणाम मांस मूलक पिष्ठान्य तिलक क्षीर गुणासिनाम विवायम चापजीर्णे अन्य निद्राम च भस्ताम देवा विप्राण गुरु धसिताम पापम करुचा क्रीवताम। पाप क्रम से भी होता है। पूर्व जन्म कृत जो कार्य है अगर आपने ढंग से नहीं किए तो वर्तमान युग में वर्तमान समय में आपको कुष्ठ के रूप में उसकी सजा दी जाती है। ऐसा भी आचार्य चरक कहते हैं। और इसके विशिष्ट कारण जो बताए हैं, वचांस तथ्यानि कृतज्ञ भावो, झूठ बोलना, कृतज्ञ, गुरु का अपमान करना, देवताओं का अपमान करना, पापक क्रिया करना, साथ में विरोधी आहार विहार का सेवन करना, कटु अम्ल लवण तीखे पदार्थ निरंतर ज़्यादा सेवन करना, वचांस तथ्यानि कृतज्ञ भाव निंदा सुराणाम गुरु दर्शनाम पापक क्रिया पूर्व कृतम च कर्म हेतु किलासस्य विरोधी चान्नम। हेतु किलासस्य विरोधी चान्नम, आचार्य चरक ने श्वेत कुष्ठ को किलास नाम दिया है। ये प्रमुख कारण होते हैं श्वेत कुष्ठ के। संप्राप्ति देखें तो संप्राप्ति भी कुष्ठ के समान है। श्वेत कुष्ठ का वर्णन लास्ट में किया है। कुष्ठ की चिकित्सा के बाद श्वेत कुष्ठ का वर्णन किया है और पहले चिकित्सा का वर्णन किया है, उसके बाद फिर कारण आदि का विवरण दिया है। इसके माने यह हुआ कि जो कुष्ठ की चिकित्सा है वही लगभग चिकित्सा श्वेत कुष्ठ की भी है। हालांकि श्वेत कुष्ठ की विशेष चिकित्सा भी, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ श्वेत कुष्ठ में या कुष्ठ में तीनों दोष और 4 दूष्य, 3 दोष और 4 दूष्य, 7 दूष मिलकर के, दोष मिलकर के रोग की उत्पत्ति करते हैं। वातादयस्त्रः दुष्टा त्वग रक्त मांसाम्बुचा दूष्यन्ति सकुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्तचैक दशयुचा न चैक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलते। तो ये दूष्य जो मैंने बताया, 3 दोष और 4 दूष्य, 7 दोष मिलकर के कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं। एक रोग है विसर्प, वहाँ भी 7 दोष यही है। रक्तलसी का त्वक्मा दूषम दोषस्त्र मलाह, वहाँ भी 7 प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ एक साथ दूषित होना आवश्यक है कुष्ठ में, लेकिन विसर्प में इनका एक साथ दूषित होना आवश्यक नहीं है। रक्तलसी का त्वक्मा दूषम दोषस्त्र मलाह विसर्पणाम समुद्रतो विज्ञा सप्त धातवाह। तो इस तरीके से त्रिदोष के प्रकोप और 4 दूषों के दूषण होने से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। यही संप्राप्ति श्वेत कुष्ठ के लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन हरि संहिता ने बताया है कि वायु से प्रेरित होकर पित्त त्वचा में जाकर रक्त के साथ कुपित होकर पांडु रोग की उत्पत्ति करता है। पांडु वर्ण उत्पन्न होता है, जिसे ही हम सूत्र कहते हैं। और जैसे मैंने बताया, घटक द्रव्य दोष है त्रिदोष, और दूसरों में रक्त मांस मेद, रक्त मांस मेद ये दूष्य हैं, 3 दूष्य हैं। आप यहाँ देखिए, कुष्ठ में 7 दूष्य हैं, माने 3 दोष और 4 दूष्य। लेकिन श्वेत कुष्ठ में 3 दोष हैं, साथ में रक्त मांस मेद ये दूष्य हैं। स्रोतस में रसवाह स्रोतस और रक्तवाह स्रोतस, और ये संग प्रकार की व्याधि है। स्रोतो संग अति प्रवृत्ति संगो व शराणाम ग्रंथो अपिवा बीमार गणम चावि स्रोत साम च दुष्ट लक्षण। यहाँ दोषों के संग होने से ये व्याधि उत्पन्न होती है। आइए सामान्य लक्षण देखें तो शरीर में त्वचा श्वेत वर्ण की हो जाती है, लेकिन स्राव इसमें नहीं होता है किसी प्रकार का। विशिष्ट लक्षण देखिए, रक्त धातु में जब दोष प्रविष्ट होते हैं तो रक्त वर्ण का श्वेत कुष्ठ उत्पन्न करते हैं। मांस धातु जब दूषित होती है तो ताम्र वर्ण का श्वेत कुष्ठ उत्पन्न होता है, और मेद में जब दूषण होता है तो श्वेत वर्ण का। दारुणम चारुणम सूत्रम किलासम नाम स्त्रिभिः विज्ञेयम त्रिविधम तत्र दोषम प्रायश्च तत् दोषे रक्ताश्रिते रक्तम
ताम्रम मांस समाश्रिते श्वेता मेहदाश्रिते सुत्तम गुरु तच्च उत्तरोत्तरम। यानी रक्त आश्रित जब दोष हो जाते हैं तो दारुण यानी अरुण वर्ण उत्पन्न होता है, जब मांस में दोष जाते हैं तो ताम्र वर्ण का, और जब मेद में दोष दूषित होते हैं तो श्वेत्र यानी पूर्णतः श्वेत वर्ण का होता है। ये क्रमशः असाध्य होता है। श्वेत्र जो है, जो मेदाश्रित सूत्र है, वो असाध्य की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से आचार्य चरक ने 3 भेद बताए, दारुणम, चारुणम, सूत्रम, किलासम, नामस्त्रिवी, 3 प्रकार का बताया। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है भी मैंने आपको बताया। साध्यासाता, तो साध्यासाता में जब मंडल, श्वेत कुष्ठ के मंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हों, बीच में कोई अवकाश न हो और 1 साल से पुराना हो गया हो, तो ऐसा जो है सूत्र वो असाध्य होता है। यत परस्पर तो अभिन्नम बहु यत रक्त लोमवत यच्च वर्ष गणोत्पन्नम तत्सूत्रम नैव सिद्ध्यति। रोम जो है वो रक्त बढ़ के हो गए हो, 1 साल का पुराना हो गया हो, तो आचार्य चरक कहते हैं कि ये असाध्य है। साध्य क्या है? तो जिसके रोएं, लोम, श्वेत कुष्ठ का जहाँ धब्बा हो वो श्वेत वर्ण के न हुए हो, रक्त वर्ण के न हुए हो, 1 साल के नीचे का हो, और जो मंडल है उसमें गैप हो, परस्पर जुड़े हुए न हो, बीच बीच में अवकाश हो, अरक्त लोम तनुयत पानो नाति चरुधतम मध्यावकाशो सोचुनु तत्सूत्रम साध्यम उच्यते। तो साध्या साध्या का विचार करके हमें चिकित्सा प्रारंभ करना चाहिए। अब आइए चिकित्सा के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, जो कुष्ठ की चिकित्सा है उसमें वमन, विरेचन, अनुवासन, नस्यकर्म, रक्त मोक्षण, ये क्रमशः जो चिकित्सा कुष्ठ की बताई है वही चिकित्सा श्वेत कुष्ठ में करना चाहिए। यानी पहले वमन कराएं, विरेचन कराएं, नस्यकर्म कराएं, वस्ती, शिरावेद, ये क्रमशः सारी चिकित्सा इसमें आपको पहले कराना चाहिए। फिर श्वेत कुष्ठ की विशेष चिकित्सा है जिसमें बताया मलपूवसनम, मलपूरस और गुड़ के साथ 3 दिन तक रोगी को विरेचनार्थ द्रव्य देना चाहिए, वो विशेष चिकित्सा है। तो पहले आप सामान्य चिकित्सा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले वमन कराना है। वमन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान आपको कराना पड़ेगा। तो पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत, इससे आभ्यंतर स्नेहपान करा दें, और आभ्यंतर स्नेहपान कराने के बाद वमन कराएं। वमन कल्प के लिए इंद्रजौ, पटोल, मुलैठी और नींब छाल, इंद्रजौ, पटोल, मुलैठी और नींब छाल, ये 20-20 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लें। और इस काढ़े में मदन फल, पिपली, यवकोट करके अच्छी काली काली चुन लीजिए। यवकोट करके 1 दिन पहले भिगो के इस काढ़े में रख दीजिए। जिस दिन वमन कराना है प्रातःकाल इसको मसलिए, छानिए, इसमें शहद 20 ml, सेंधव 2.5 से 5 ग्राम मिला करके इस प्रकार से मदन फल का तैयार करिए। सम्यक स्नेह लक्षण मिल जाने के बाद 1 दिन स्वेदन करना है। 1 दिन का मतलब प्रातः एवं सायं, और जिस दिन वमन करना उस दिन 3 अन्नकाल स्वेदन करें, और स्वेदन करने के पश्चात वमन कराएं। पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम च विरेकमाहु। वमन कराने के बाद फिर संसर्जन कम से कम 5 दिन, पुनः आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत से, और वमन और विरेचन के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। तो 15वें दिन विरेचन करा दें। और विरेचन के लिए जो कल्प लेना है, मैं हमेशा कहता हूं कि रोगानुसार कल्पों का चयन करना चाहिए। तो जो कुष्ठ में बताया गया है उसमें त्रिफला, निशोथ और दंती मूल। त्रिफला 30 ग्राम ले लीजिए, और निशोथ 20 ग्राम, दंती मूल 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लीजिए 100 ml, और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात संसर्जन क्रम कराएं। संसर्जन क्रम करने के पश्चात विरेचन के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ करें। सामान्यतः कुष्ठ में अनुवासन वस्ती वर्जित है। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूला च मानवाहा अवश्यम स्थापनास्याति नानुवासस्य कथंचन। अनुवासन वस्ती नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि वायु की वृद्धि हो जाए, तो गुदा में चुनचुनाहट हो, उदरशूल हो, तो आप चंदनारी तैल की या चाल मुगरा तैल की
या निम्ब तेल की आप अनुवासन वस्ती 30 ml की मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको निरूह वस्ती का प्रयोग कराना है। अब निरूह वस्ती में क्या क्या द्रव्य होंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल अनुभूत हैं, शास्त्रगत हैं। आप इसका प्रयोग करेंगे तो श्वेत कुष्ठ में निश्चित रूप से आराम मिलेगा। निरूह में दारू हल्दी, कंटकारी, खस, पटोल, मदनफल, वाकुची, निम्बछाल, अमलतास, इंद्रजौ और नागरमोथा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। दारू हल्दी, कंटकारी, खस, पटोल, मदनफल, वाकुची, निम्बछाल, अमलतास, कगूदा, इंद्रजौ और नागरमोथा। ये बराबर मात्रा में 20-20 ग्राम प्रत्येक को लेकर के यौकुट कर लें और 8 गुना पानी डाल करके 300 ml शेष रहने तक वस्ती तैयार कर लें। प्रारंभ दिन है तो प्रारंभ में पहले एक अनुवासन लगा दीजिए, चंदनादि तेल की या चाल मोगरा तेल की या निम्ब तेल की। उसके पश्चात फिर लगातार निरूह वस्ती ही दीजिए। बीच में कभी आवश्यकता पड़े तो आप लगा सकते हैं अनुवासन वस्ती। तो इस तरीके से 16 वस्ती, 21 वस्ती, जितनी पेशेंट संभव हो, लेकिन मेरा एडवाइस हमेशा कम से कम 20 वस्तियाँ, 21 वस्तियाँ देने की है। अगर कर्म काल के हिसाब से दे सकते हैं तो वो भी देवें, लेकिन क्रमशः अनुवासन आस्थापन नहीं लगाना है। जैसा मैंने बताया है कि कुष्ठ में अनुवासन वर्जित है, लेकिन जब कोई आवश्यकता पड़ जाए तो अनुवासन आप दे सकते हैं। उसके बाद रक्त मोक्षण कराइए। रक्त मोक्षण मैंने देखा है, अगर छोटे छोटे पैचेज हैं वाइट तो वहाँ जलौका लगाइए। जलौका से श्वेत कुष्ठ में बहुत आराम प्राप्त होता है। तो ये चिकित्सा। अब आइए विशेष चिकित्सा श्वेत कुष्ठ की करते हैं। विशेष चिकित्सा सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संस्रम अग्रे मलपूरस स्थे सागुड़ा। समान चिकित्सा करने के पश्चात विशिष्ट चिकित्सा जो श्वेत कुष्ठ की बताई गई है वो करना चाहिए। उसके लिए बताया है मलपूरस करीब 20 ग्राम लेके 20 ग्राम गुड़ मिला करके, दोनों मिला के या काढ़ा बना लें मलपूरस। मलपूरस को चक्रदत्त ने कठगूलर कहा है, लेकिन मैंने देखा है कठगूलर से कोई स्रंसन कर्म नहीं होता, जबकि उद्देश्य है विरेचन कराना। कठगूलर कषाय होता है, विरेचक नहीं होता है। इसलिए इसकी जगह आप निशोथ या अमलतास का गूदा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं निशोथ का प्रयोग करता हूँ। 30 ml काढ़ा बना लेते हैं निशोथ का और उसमें 20 ग्राम गुड़ डाल करके प्रातःकाल खाली पेट में इसका सेवन कराते हैं 3 दिन तक। और इसके सेवन कराने के पश्चात देखेंगे 2-3 बार मोशन रोगी में हो जाता है। इसी के साथ साथ धूप में रोगी को कम से कम 15 दिन तक प्रातःकाल बिठालना चाहिए। साथ में काढ़े का प्रयोग करना है। विशिष्ट काढ़ा है, इसमें कठगूलर, निशोथ, बड़ी सौंफ, विजयसार और प्रियंगु। फिर से रिपीट करता हूँ, कठगूलर, निशोथ, विजयसार, बड़ी सौंफ और प्रियंगु, इनको बराबर मात्रा में यौकुट कर लीजिए। 20 ग्राम ये द्रव्य लेकर 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाइए। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट में दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। लगभग चरक ने तो 15 दिन के लिए कहा है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कम से कम 1 महीना से 2 महीने तक इस काढ़े का प्रयोग कराएं। साथ में एक लेप तो कई है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन मुख्य रूप से जो मैं करता हूँ उसमें वाकुची चूर्ण 100 ग्राम और 100 ग्राम और 200 ग्राम मूली बीज चूर्ण डबल बारीक चूर्ण बना के रख लीजिए और गोमूत्र के साथ इसका लेपन करिए। आप देखेंगे इसके लेप करने से फफोले पड़ते हैं, उनको कंटक से छिद्र करके पानी निकाल दीजिए और चाल मोगरा तेल लगाइए। ऐसा लगातार पेशेंट के अनुसार, वैसे तो 15 दिन लगातार ये लेप लगाना चाहिए। आइए कुछ और आगे बात बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताई। खदिर क्वाथ जो है श्वेत कुष्ठ के लिए बहुत श्रेष्ठ है। प्यास लगने पर अधिक मात्रा में जितना आप खदिर क्वाथ पिला सकें वो लेना चाहिए। लेप के बारे में मैंने आपको एक लेप बताया था, मूली बीज और वाकुची का। दूसरा लेप आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनः शिलादि लेप।
इसमें मैनसिल, विडंग, काशीश और गोरेचन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैनसिल, विडंग, काशीश, गोरेचन, कनक पुष्पी, सेंधो। बराबर बराबर मात्रा में बारीक चूर्ण तैयार कर लें और पानी में पीस करके जहाँ जहाँ श्वेत कुष्ठ है वहाँ इसका लेपन 24 घंटे में एक बार करें। फिर जब ये सूख जाए या निकल जाए उसके पश्चात चाल मोगरा तेल जरूर लगाएं। दूसरा एक लेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नीलकमल, कूट और सेंधो। नीलकमल, कूट और सेंधो बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार करके शीशी में भर के रख लें। जब लगाना हो तो गोमूत्र में पीस करके और श्वेत कुष्ठ में लगाएं। मूली बीज और वाकुची बीज का मैंने आपको बताया। दूसरा है, एक और बढ़िया लेप है, कठगूलर, वाकुची और चित्रक। कठगूलर, वाकुची और चित्रक, इनको गोमूत्र में पीस करके लेप करें और बौन विरेचन के बाद जैसे मैंने बताया रक्त मोक्षण करें। रस औषधियों में श्वेतारी रस या श्वेतारी रस मिल जाए 125 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम, रसमाणिक्य 60 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ चटावें। दूसरा योग है तालकेश्वर रस 60 मिलीग्राम, शिलालेख बटी 125 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, तालकेश्वर रस 125 मिलीग्राम, शिलालेख बटी 125 अर्थात 1 बटी डाल दें इसमें, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय 250 मिलीग्राम। ऐसी यह एक मात्रा है, दिन में कम से कम 2 मात्रा या 3 मात्राओं का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा पंचनिम्न बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, मंजिष्ठादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, खदिरारिष्ट 10 ml और महामंजिष्ठादि को 10 ml 20 ml पानी मिला दें। भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ अनुभूत योग बताए, आप जरूर प्रयोग करिएगा, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। साध्या को ध्यान में रख के जरूर करें। 1 साल का पुराना हो तो रोगियों को प्रत्याख्याय करके बता के कि आपको लगातार दवाई लेना पड़ेगा तो ठीक हो सकता है। पेशेंट को आहार विहार के बारे में जरूर बताएं, विरुद्ध आहार का सेवन बिल्कुल ना करें, नमक कम मात्रा में लें, अचार चटनी वगैरह का सेवन ना करें और जो पूरी विधि विधान आपने बताया है उसको पहले से ही काउंसलिंग करें पेशेंट का, ताकि ट्रीटमेंट के दौरान आपको पूरा सहयोग प्रदान करें। इसमें चिकित्सक का बहुत ही जो प्रभाव होता है चिकित्सक का वो काम करता है। आपका यदि प्रभाव है तो निश्चित रूप से पेशेंट आपसे सहमत होकर के पूरा ट्रीटमेंट करेगा। तो आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप समय निकाल करके इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद सहित जय आयुर्वेद।